हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में, फिर से इस लेक्चर सीरीज में जहां हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि कंट्रोल सिस्टम का क्या बेसिक्स है। हमने यहां पर सिलेबस डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, टाइम टेबल पर गए। उसके बाद हमने बेसिक्स से चालू किया। तो उम्मीद है आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। यहाँ पर यूनिट इम्पल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग ने थोड़ा बेसिक देखा था कि क्या क्या बेसिक सिग्नल्स यूज़ करते हैं। स्टेप सिग्नल्स के बारे में हम लोग ने देखा था कि जो टी इक्वल टू ज़ीरो या उससे ज़्यादा होने पर वन हो जाए और टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो पर ज़ीरो हो जाए। फिर रैंप सिग्नल हमने देखा था कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए कोई स्लोप बना रहा हो टी का तो उसको रैंप कहेंगे, अदरवाइज ज़ीरो होना चाहिए। पैराबोलिक सिग्नल इसी तरह से टी स्क्वायर बाय टू यू टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे थे पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और शुरू करेंगे। तो हम क्या होता है, तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, मैं उसको आपको पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। तो एक फंक्शन को हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म या पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कब कहते हैं, जब एक फंक्शन में फाइनाइट नंबर ऑफ ब्रेक्स या इट डज नॉट ब्लो अप टू इन्फिनिटी एनीवेयर। यानी कि उस तरह जो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो ये तो हो गई उसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं होता क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तो हम लोग डेफिनेशन से जान चुके। तो यदि कोई फंक्शन जो है हमको टाइम डोमेन में दे रहा है, उसको हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, है ना, या कोई अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में दे रखा है उसको अगर हमें टाइम डोमेन में चेंज करना हो तो उसको हम लोग कहते हैं, अगर हमें टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाना हो, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यदि हमें फ्रीक्वेंसी से टाइम में जाना हो तो इसको हम लोग कहेंगे इनवर्स लाप्लास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है कि बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब यही है कि किसी भी फॉर्मेट, वो टाइम फॉर्मेट में अगर कोई फंक्शन हो उसको फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में कैसे लाया जाए या फ्रीक्वेंसी से टाइम फॉर्मेट में कैसे लाया जाए, ये हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखते हैं। तो जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या यूज़ है, तो जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो जैसे कि कोई भी ग्राफ हो गया है ना, सपोज वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, अब उसमें हमें कोई वेरिएशंस या ऑसिलेशंस देखने हो या उसको जो है फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ पर देखना हो, तो उस ग्राफ का जो ग्राफ से चेंज है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म या ये सारे ट्रांसफॉर्म्स कर सकते हैं एक ग्राफ की फॉर्म से ग्राफ की फॉर्म में ही चेंज, है ना। उनको हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे क्या बोल सकते हैं, सीवी रमन ना, सीवी रमन और व्हाट, हाँ कौशी जो हमारे कौशी रहमान थे, उन्होंने बेसिकली यही काम किया है। जनरली उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्लेन्स पे ही काम किया है। तो हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन्स जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, उनको ट्रीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस समय जो रूट लोकस होता है वो तो टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों देता है, लेकिन बोर्डे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट केवल फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना लाप्लास हो जाएगा। जैसे पोल ज़ीरो का हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमारा पोल ज़ीरो का फॉर्मेट है कोई भी। अब ये तो हमें क्या बता रहा है, पोल्स और जीरोस का सिचुएशन, जिससे केवल सिस्टम का स्टेबिलिटी पता लग रहा है मुझे कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, यही पता लगाते ना हम लोग पोल्स और जीरोस देख के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका पूरा मैपिंग पता चले कि ये कैसे, कहाँ पर स्टेबल हो रहा है, कहाँ पर अनस्टेबल हो रहा है, या कहाँ से कहाँ तक ग्राफ जा रहा है। तो उसके लिए मुझे इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करके फिर इसके वेरिएशंस हम लोग देख सकते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड और कितने फ्रीक्वेंसी एंगल पर जा रहा है। तो इसलिए ये सब जरूरी होता है। रहते लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होते हैं दोस्तों, वो दो तरह का होता है, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी तक जाता है।
वहीं यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूँ तो ये 0 से इन्फिनिटी तक एक्स ऑफ टी माइनस क्या बोलते हैं ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी तक ये जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो समझते हैं। तो जैसे हम लोग टाइम डोमेन में गए तो बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ टी इक्वल टू 0 पर, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, इधर जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर, इधर जाऊंगा तो मेरा पास्ट वैल्यू है। तो टी इक्वल टू 0 पर मैं भी खड़ा हूँ, यानी कि मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ। तो जो बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किसी भी सिस्टम की पूरी वैल्यू बताएगा, पास्ट से लेकर फ्यूचर तक उसका पूरा डाटा, कि ये पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में कैसा ग्राफ होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग बायलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन बात करूँ यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू ही बताएगा, माइनस इन्फिनिटी वाले नहीं बताएगा। तो ये बताएगा कि प्रेजेंट में मेरा ग्राफ ऐसा है और फ्यूचर में मेरा ग्राफ ऐसा जा सकता है, पास्ट वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं। तो इस तरह से ये दो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है एग्जैक्टली 0 से नहीं होगा, 0 माइनस से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की और बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं वो देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दे रखे हैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनको आप लोग जनरली रेफर कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ते हुए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर आप जो कंट्रोल सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं वही आपका मैथ्स में भी चल जाएगा, और हाँ, मैथ्स में भी आपका लगभग यहाँ पर कवर हो जाएगा। और भी जो जिसमें आता है सिग्नल में, तो वो वाला भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी कर सकते थे। यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिए हुए हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। पर आपको इतना ध्यान रखना होगा, अगर आपको ज़्यादा ही बेसिक से जानना है तो सिग्नल में या मैथ्स में हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ते हैं कि ये फॉर्म्स कहाँ से है, ये तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी ये जनरल फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने होंगे कि 1 का 1/s होता है, और ई टू द पावर 80 का 1/s माइनस ए होता है, साइन 80 का ये हो जाएगा कोस 80 का। इसी तरह से ये जो पूरे 20 फॉर्मूले हैं ये आप लोग याद कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग कॉजल सिग्नल्स। तो कॉजल सिग्नल क्या होता है? कॉजल सिग्नल हमारा सिस्टम की कॉजैलिटी को बताता है, मीन्स की हमारी फ्यूचर वैल्यू को बताता है। तो ये किसको बताता है? फ्यूचर वैल्यू को बताता है। थोड़ा सही से लिखते हैं नोट्स को तो सही रहेगा, है ना। तो कॉजल सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? जो कि फ्यूचर वैल्यू को बताएगा। उसके अलावा क्या होता है कॉजल सिस्टम? तो सिस्टम विच हैज़ सिस्टम विच हैव स्ट्रिक्टली इन आरएचपी, यानी कि वह सिस्टम जो प्योरली आरएचपी में आ रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे कॉजल सिस्टम। आरएचपी मतलब ये राइट हैंड साइड वाला है ना, या राइट हैंड पार्ट पोल जो भी बोल सकते हैं। तो राइट हैंड का मतलब मैंने क्या बताया था कि फ्यूचर वैल्यू को बताएगा। तो कॉजल सिस्टम क्या होते हैं? कॉजल सिस्टम जो कि फ्यूचर वैल्यू को बताते हैं, सिस्टम जो कि स्ट्रिक्टली राइट हैंड साइड में होता है। देख सकते हैं कौन कौन से सिस्टम है जो कॉजल हो सकते हैं, जैसे एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू टी। अब मैंने आपको बताया था पिछले सिग्नल्स में यू टी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यू टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप सिग्नल को। तो स्टेप सिग्नल हमारा कैसा होता है? स्टेप सिग्नल हमारा टी नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 अगर यूनिट स्टेप है, और अगर कोई और है तो उस तरह से। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा
स्टेप सिग्नल हो गया। तो देखो ये जो सिस्टम है ये पूरा राइट हैंड साइड में जा रहा है ना, भले जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये पूरा राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये हमारा कॉजल सिस्टम होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसकी जगह अगर मैं ले लूँ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ टी प्लस वन, ये आपने सिग्नल में पढ़ा होगा इतना बेसिक कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी स्केलिंग हो रही है बेसिकली। स्केलिंग मतलब हम लोग जब भी कुछ जोड़ते हैं ना, इधर पे अगर हमने जोड़ा तो इसका मतलब है राइट शिफ्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब है, राइट शिफ्ट। और अगर हमने ऐसे कर दिया u ऑफ t माइनस, तो उस ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर देना है हमको, ठीक है। तो अब u ऑफ t प्लस वन का कैसे बनेगा, तो ut मेरे पास है, इसको एक से मैं क्या बोलते हैं, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, t प्लस वन का मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट और t माइनस वन का मतलब होता है राइट शिफ्ट। तो अगर t प्लस वन का ग्राफ मुझे बनाना होगा तो हम लोग देख सकते हैं u ऑफ t प्लस वन है यहाँ पर, ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो रखूंगा तो u ऑफ t इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, यानी कि माइनस वन से मेरा ग्राफ चालू होगा। तो माइनस वन मेरा यहाँ होगा, उसके बाद मुझे इंक्रीज करते हुए जाना है, तो माइनस वन से मेरा ग्राफ चालू होगा। तो इसमें क्या हुआ, कुछ नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, जिसके कारण से यह सिस्टम नॉन कॉजल हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये राइट हैंड साइड में तो जा ही रहा है लेकिन कुछ हिस्सा इसका लेफ्ट में भी है, इस कारण से यह नॉन कॉजल हो गया। उसी तरह से u ऑफ t माइनस वन की बात करूँ तो u ऑफ t माइनस वन इक्वल टू अगर जीरो करेंगे तो यहाँ पर u t इक्वल टू वन आएगा, तो ये वन से चालू होगा, जीरो से नहीं होगा, वन से चालू होगा, ठीक है, वन से इन्फिनिटी जा रहा था। यहाँ पर पूरा पूरा पार्ट राइट हैंड साइड में है, मतलब ये सिस्टम कॉजल है। तो ऐसे हम लोग कॉजैलिटी और नॉन कॉजैलिटी देख सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि सिस्टम फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए, सिस्टम स्ट्रिक्टली राइट हैंड साइड में होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर उससे लेफ्ट में आ गया तो नहीं होगा हमारा काम, है ना। और जैसे कोई कॉमन सिग्नल जो कि क्या बोलते हैं वो हो सकते हैं कॉजल, तो पहला तो मैंने बता ही दिया, अगर स्टेप सिग्नल है उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है तो वह कॉजल है। दूसरा डेल ऑफ टी, यानी कि इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, ना तो लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, वो t इक्वल टू एग्जैक्टली जीरो पर होता है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं चूंकि यह लेफ्ट में नहीं है। तो इम्पल्स क्या होता है, t इक्वल टू जीरो पर ऊपर जाता है, बस इसको हम लोग कॉजल मान सकते हैं। तो ये थी कॉजैलिटी की वैल्यू। इसको अब हम लोग चाहे तो ग्राफ से ऐसे देख सकते हैं, चाहे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो टी वाला पार्ट होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा और कैसे चेक करना है। फिर आती है दो तरह की थ्योरम्स, एक तो होती है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, एक होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की कुछ कंडीशंस होती है, वो हमें देखनी होती है। सबसे पहले क्या क्या कंडीशन है, इस बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, फिर मजा आएगा। रुको, हाँ अभी सही है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की कुछ कंडीशंस हम लोग देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो बात कर लेते हैं कंडीशंस की। कंडीशन, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की कंडीशन, तो इसकी पहली कंडीशन जो होती है वो होती है कि हमारा सिस्टम कॉजल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कॉजल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या होती है, न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर से हाई होना चाहिए, तो ये कॉजल होना चाहिए। डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो डिनोमिनेटर की रैंक जो है या ऑर्डर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि सपोज s अपॉन एस प्लस वन है, तो ये इससे हम लोग इनिशियल वैल्यू नहीं निकाल सकते कि यहाँ पर भी s की पावर वन है, यहाँ पर भी वन है, इसमें निकाल सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, है ना। तो डिनोमिनेटर का ऑर्डर हमेशा या पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमिनेटर से। और कॉजल तो हम लोग चेक कर ही लेंगे, आगे क्वेश्चन में हम और अच्छे से देख पाएंगे कि क्या
क्या होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम में। तो अब हम अगली चलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम पे। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, और हाँ इसका फॉर्मूला शायद हमने नहीं लिखा है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। अगर इसको फॉर्मेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो या t टेंस टू जीरो x ऑफ t इज इक्वल्स टू, हाँ होती क्या है तो हमने बताया नहीं है ना। तो कंडीशन तो हम लोग देख चुके हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, t टेंस टू जीरो x ऑफ t इज इक्वल्स टू लिमिट, सॉरी गलत हो गया है ना, तो इसको काट देना, इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी एस एक्स ऑफ एस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को। घबराने की कोई बात नहीं है, हम आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे। अभी पे हमें इतना ध्यान रखना है कि कॉजल सिस्टम क्या होता है, कैसे निकलते हैं, कंडीशन क्या क्या होती है इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए। तो सिस्टम कॉजल होना चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए। ग्राफिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट t टेंस टू जीरो x ऑफ t इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s x ऑफ s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, फाइनल वैल्यू थ्योरम हो जाएगी लिमिट हमारा t टेंस टू इन्फिनिटी x ऑफ t इज इक्वल्स टू लिमिट, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, लिमिट s टेंस टू जीरो एस एक्स ऑफ एस भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम की क्या क्या कंडीशन है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम की कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन फॉर फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो पहला है सिस्टम हमारा कॉजल होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम हमारा कॉजल होना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए, कॉजल सिस्टम होना चाहिए, और जितने भी पोल्स है ना, पोल्स किधर लाई करने चाहिए, LHP में, है ना, पोल्स ऑफ एस एक्स ऑफ एस शुड, पोल्स ऑफ एस एक्स ऑफ एस शुड लाई ऑन LHP। अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर कॉजल सिस्टम के लिए पूरा राइट में होना चाहिए और इसके लिए आप लोग बोल रहे हो कि LHP में होना चाहिए। तो ध्यान देना, कॉजल सिस्टम में जो टी वाला पार्ट है वो राइट में होना चाहिए। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला, एस वाला पार्ट। तो ये दोनों टी डोमेन में और एस डोमेन में बात कर रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो कॉजल, कॉजल मतलब पूरा राइट में, एक तरफ आप बोल रहे हो कि पूरा लेफ्ट में, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये टी डोमेन में हमको देख लेना। जैसे e⁻⁻80 हमको दिया होगा, तो अब ये e⁻⁻80 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ऐसा डिक्रीज बनेगा। तो ये टी के लिए पूरा राइट में है, मतलब ये कॉजल है। और अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूं तो ये हो जाएगा 1/s+1। तो इसके लिए s+1 को 0 रखा तो s = -1 आ गया, यानी कि ये लेफ्ट साइड में है। s के लिए लेफ्ट में, t के लिए राइट में, मतलब कि इसमें फाइनल वैल्यू लग सकती है। इस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब कुछ केस देख लेते हैं जहां पर फाइनल वैल्यू नहीं लग सकती। पहला, स्ट्रिक्टली लेफ्ट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ है तो नहीं लगेगी, यहाँ पर नॉन रिपीटेड फॉर्म में भी है तो भी नहीं लगेगी, और एक के ऊपर एक भी अगर यहाँ पर है तो भी नहीं लगेगी। स्ट्रिक्टली लेफ्ट मतलब स्ट्रिक्टली लेफ्ट हमारा होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर थोड़े क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन दे रखा है x ऑफ s = 1/s-2।
ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है तो आप लोग पहले पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन के लिए कंडीशन चेक कर लो, इनिशियल वैल्यू के लिए क्या कंडीशन होगी। तो इनिशियल वैल्यू के लिए पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमारा इनिशियल वैल्यू के लिए पहली कंडीशन कॉजल, दूसरी कंडीशन डिनोमिनेटर की पावर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो कॉजल यहाँ पर अब बेसिक क्वेश्चंस में यहाँ पर कॉजलिटी हमें दी होगी तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको इसका इन्वर्स लाप्लास पता हो तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2t ut। ठीक है, तो e टू दी पावर 2t मतलब इंक्रीज करता जाएगा, मतलब कि ये कॉजल तो है इसे। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉजल होते ही है। ठीक है, तो इनको चेक करने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब देखते हैं डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा है क्या। तो हाँ है, क्योंकि ऊपर तो s की पावर 0 है, नीचे s की पावर 1 है, तो हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम लग सकती है। अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, लिमिट x टेंस या t टेंस टू 0 x ऑफ t, ये होता है ना, t टेंस टू 0 x ऑफ t। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी एस एक्स ऑफ एस लिख सकते हैं। ठीक है, एस एक्स ऑफ एस में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू, यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी इनपुट कंडीशंस भी दी होगी तो वो हम लोग ले सकते हैं, अगर नहीं दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एस इंटू एक्स ऑफ एस कितना है हमारा, एस माइनस 2। अब हमें यहाँ पर ब्लाइंडली एस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी फीड नहीं करना है इनिशियल वैल्यू के क्वेश्चन में। पहले देखो, इनमें से नीचे वाले इस एस को हटाना होगा हमें। ठीक है, तो नीचे वाले एस को हटाने के लिए मैं कर देता हूँ, ऊपर तो एस है ही सही, नीचे कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 बाई एस, एस से एस कट गया। अब इसकी जगह इन्फिनिटी मैंने डाला तो क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये बन गया 0, तो आंसर इज हमारा 1। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू के लिए हमने बता दिया था पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कॉजल। तो कॉजल तो हमने पहले चेक कर लिया कि कॉजल है। दूसरा कंडीशन क्या है, जो ये है एस माइनस 2, ये लेफ्ट में होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं लेफ्ट में है कि नहीं। तो एस माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 0, एस इज इक्वल्स टू 2, ये तो राइट में आ गया, राइट में आ गया ना। ये ग्राफ अगर हम देखेंगे तो इधर 0 1 2 3 इधर होंगे और -1 -2 इधर होंगे। तो 2 मतलब ये तो राइट में आ गया, तो मतलब यहाँ पर हम लोग कहेंगे फाइनल वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू नहीं लगेगी। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर इनिशियल वैल्यू की बात करें तो 1, फाइनल वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यार, इसको करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। अगर आप लोग ने अभी तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद होंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। और हम लोग जानते हैं साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर एस डोमेन में बात करें तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पर ए इक्वल टू 1 रख दूँ तो मेरा क्या ग्राफ बन जाएगा, सेम 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ उल्टा, अगर लिखूँ तो साइन टी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा ग्राफ किसके बराबर हो गया, साइन टी के बराबर हो गया। ठीक है, चेक करते हैं। अब हम लोग आए इनिशियल वैल्यू थ्योरम पर। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि कॉजल है कि नहीं है। तो साइन का ग्राफ है, देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइनोसोडली वेरी करता है। साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक जाती है ना। तो ये पूरा ऐसे ग्राफ चल रहा होगा, तो ये कॉजल है ही नहीं। अब जब ये सिस्टम कॉजल ही नहीं है
तो क्या मुझे फाइनल वैल्यू चेक करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि फाइनल वैल्यू भी बोलता है कॉजल और ये भी बोलता है कॉजल। तो दोनों में जब कॉजल नहीं है तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल हियर। ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो इसका पोल जीरो डायग्राम बनाए तो एस स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एस स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एस इज इक्वल टू अंडर रूट -1, यानी कि ये हो गया प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस आयोटा का मतलब यहाँ पर, और मैंने बोला था कि यहाँ पर आ जाए तो फाइनल वैल्यू नहीं लगेगी, तो गेम खत्म, तो सिस्टम कॉजल नहीं है। ठीक है। तो ये कॉजलिटी के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर हो गया। क्वेश्चन है हमारा, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू एस एस स्क्वायर 6s प्लस 5, जहाँ पर आर ऑफ टी हमें दे रखा है टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हमको इनपुट भी दे रखा है, वहाँ पर इनपुट नहीं था, यहाँ पर इनपुट दे रखा है, एस की फॉर्मेट में हमको चाहिए है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको एस की फॉर्मेट में लाएंगे। तो हम लोग जानते हैं टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टी की पावर वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस एन प्लस वन। तो यहाँ पर वन है तो वन अपॉन एस स्क्वायर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है ये बन जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5। अब इसकी कॉजलिटी चेक करने की वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको फिर टी में चेंज करेंगे। तो कॉजलिटी अब आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान सकते हैं कि कॉजल होगा इसे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें, इसका इनिशियल वैल्यू थ्योरम होने के लिए या इनिशियल वैल्यू होने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर की पावर 2 है, इससे ये कट गया, तो डिनोमिनेटर की पावर वैसे ही क्या है 1 में आ रही है, तो इनिशियल वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर 6s प्लस 5, ये लिख सकते हैं। तो वैसे ही डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर से ज़्यादा है तो इनिशियल वैल्यू लगा सकते हैं। इनिशियल वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला था, लिमिट t टेंस टू 0 एक्स ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी एस एक्स ऑफ s, है ना। अगर यहाँ पर इनपुट है तो इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमने पहले ही कर दिया, तो s इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5। ठीक है। अब हम पे क्या करना होता है, इस s को कैंसिल करना होता है, तो ये मैंने कैंसिल वैसे ही कर दिया। अब यहाँ पर s टेंस टू, या तो आप डायरेक्ट इन्फिनिटी डाल दीजिए, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है कैंसिल आउट करने के लिए। तो जब डायरेक्ट इन्फिनिटी डाल लेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो इनिशियल वैल्यू आ गई। फाइनल वैल्यू के लिए देखें तो आर एच पी में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एस क्यूब 6s स्क्वायर 5s, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे s इज इक्वल टू, तो पता है कि ये तो ओरिजिन पर होगा। ठीक है। तो यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 36 -4ac, तो 4 5 20 अपॉन 2 इंटू ए, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये जब निकलेगा तो ये जब निकलेगा
तो ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस 36 में से 20 गए तो 16, 16 का मतलब 4, 4 का मतलब 2, तो -3 प्लस 2 यानी कि -1 और -5 दोनों लेफ्ट में है, मतलब कि फाइनल वैल्यू लग जाएगी। अब फाइनल वैल्यू लग जाएगी तो निकालते हैं s इंटू एस स्क्वायर 6s प्लस 5, s टेंस टू 0 होना चाहिए यहाँ पर, है ना। एस से एस कट गया, जब ये 0 0 तो बचा 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, तो इसकी इनिशियल वैल्यू तो आ गई 0 और फाइनल वैल्यू आ गई 0.2, ठीक है, माइनस नहीं है, ये 0.2 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फाइनल वैल्यू को ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालिए। चले वो भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बच गया है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो अब कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब भी अंत तक जाना, तो अंत तक जाना मतलब फाइनल वैल्यू। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू का मतलब हमारा फाइनल वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है हमारा x ऑफ s इज इक्वल्स टू r ऑफ s 100 s स्क्वायर 2s की 25 है ये। टू एस प्लस 50, जहाँ पर आर ऑफ टी 1 दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आर ऑफ एस निकालना है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1/s, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x ऑफ एस इज इक्वल्स टू 100/s s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 50। स्टेडी स्टेट का मतलब फाइनल वैल्यू, तो अब इनिशियल वैल्यू में क्यों टाइम खराब करना। और यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो लगभग जो है वो क्या बोलते हैं LHP में ही आएंगी इसके रूट्स। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता सकता हूँ कि फाइनल वैल्यू लग जाएगा, ठीक है, फाइनल वैल्यू यहाँ पर लग जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लगा के चेक कर सकता हूँ, ठीक है। फाइनल वैल्यू के लिए s, अब मैं क्या है थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 50 हमने करा, ठीक है, s से s काट गया। फाइनल वैल्यू में s टेंस टू 0 रखते हैं, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, 100/50 इज इक्वल्स टू 2, तो इसकी फाइनल वैल्यू 2 आ जाएगी। f ऑफ s इज इक्वल्स टू 3s प्लस 1 अपॉन s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू s। यहाँ पर बोल दे कि हमको इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो दे रखी है, तो लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ t इज 1, सो व्हाट इज k। हमको बोल रखा है यहाँ पर कि इसकी फाइनल वैल्यू ये है, तो अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसकी फाइनल वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है वो लगा देते हैं और निकाल लेते हैं। फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला s इंटू 3s प्लस 1, यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 लिख देना। फाइनल वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंस टू या t टेंस टू इन्फिनिटी x ऑफ t को लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 s x ऑफ x। तो यहाँ से अगर मैं s कॉमन ले लूँ तो मेरा बन जाएगा s स्क्वायर 4s प्लस k माइनस 3, ये बन जाएगा। s से s कट गया, s टेंस टू 0 कर दिया, ये पूरा 0, ऊपर 1, ये 0, ये 0, k माइनस 3, इसका वैल्यू मुझे दे रखा है 1, तो k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो k इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू 4 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग 4 वेराइटी के क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू निकालने का बोल दे, k की वैल्यू निकालने का बोल दे, इनपुट दे दे, तो इस तरह से 3-4 वेराइटी के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं अब हम लोग
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने देख चुके हैं कि टी से एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ एस में जाना है ना। तो ई टू दी पावर ए टी दे रखा हो तो इसका क्या लिख सकते हैं, 1/s-a, है ना। अब मैं बोलूँ 1/s-a फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, मुझे टाइम डोमेन में चाहिए, तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको याद कराए हैं, यही फॉर्मूले अगर क्या होंगे जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, यानी कि 1/s दे रखा होगा तो उसका 1 हो जाएगा, 1/s-a का e टू दी पावर 80 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूले हमारे उल्टे हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। इसकी क्या क्या स्टेप्स होती है वो देख लेते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की पहली स्टेप होती है टेक पार्शियल फ्रैक्शन। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके पार्शियल फ्रैक्शन हमको लेना है। और हमको क्या करना है, जिन बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता वो पार्शियल फ्रैक्शन सीख कर आए, जो कि 12th में पढ़ाया जाता है। किसी भी वीडियो से देख सकते हैं आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन। और फिर आता है देन अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कौन सा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर हमें अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लेना है फिर करना है। तो